हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 7 के हिंदी कहानियों में से एक छोटी सी कहानी राही कहानी को टेक्स्ट के रूप में हर लाइन एक एक लाइन को समझ के पढ़ने वाले हैं। आप लोग एग्ज़ाम के पैटर्न को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि किस तरह अब गहराइयों से क्वेश्चन को पूछे जाने लगा है। कहानी की छोटी सी छोटी चीज़ों को हमें अंडरलाइन करके पढ़ना होगा, देखना पड़ेगा कि किस लाइन से कोई क्वेश्चन बन रहा है। छोटी सी छोटी चीज़ों को समझना होगा और अपने दिमाग में उसे सेट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राही कहानी को, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल यूआरपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। आज की कहानी जो राही है, राही कहानी का प्रकाशन 1941 में हुआ था। राही कहानी के लेखक या लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिनका जन्म 1904 ईस्वी को हुआ है। राही कहानी 1941 जो कि सीधे साधे चित्र 1947 कहानी संग्रह में संकलित है। कि कौन सी कहानी संग्रह में संकलित है, ये भी पूछा जा चुका है। तो राही कहानी का शुरुआत होता है, तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है, चोरी की थी सरकार। ये कहानी दो पात्र के बीच चलता है, एक राही और एक अनीता। तो शुरुआत होता है कहानी, तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई, चोरी की थी सरकार। चोरी, क्या चुराया था, नाज की गठरी, नाज मतलब अनाज की गठरी। कितना अनाज था, होगा 5-6 सेर। कितना अनाज था उसमें, 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है, साल भर की। अनाज कितना चुराया था, 5-6 सेर, और सजा कितने दिन को हुई, साल भर। जो तूने तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरूरी है, मतलब जो मांग के खाते हैं। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख में तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। अब अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं, उनका बाप है। किसने पूछा, अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गई। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार, मतलब उनका बाप भी मर चुका है। जेल में उसे मारा था। कहाँ मारा था, जेल में उसे मारा था, और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था, अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। क्या पीने गया था, ताड़ी पीने। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला लिया उसने। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। कितने में चालान किया था, 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी और वहीं वो मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। अनीता क्यों जेल आई थी, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। पहले कौन सा क्लास में मिला था जेल में, B क्लास, और बाद में उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक और आदूरदर्शिता के कारण यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है।
उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर A-B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग करते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। कौन कहते हैं? अनिता कहती है। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलती है, हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनिता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, किसका कथन है? अनिता का, कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते हुए कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनिता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वो दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनिता की विचारावली अनिता कोई खाई जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे क्या लग रहा था? कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति ना होके वरन एक मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनिता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। सच्ची देशभक्ति किसमें है? इन गरीबों का कष्ट निवारण में। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की संतानें हैं। ये लाइन पूछी जा सकती है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं, हमारी भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। हमारा वास्तविक देश तो कहाँ है? देहातों में है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित है, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालती माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकती। आज यहाँ डेरा डाले के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बच्चे तो बचे नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। संसार की मृग मारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनिता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा। कौन? अनिता ने। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है। क्या करते हैं? सपने में क्या देखी कि वह उस मंगरोड़ी लोगों के गांव में पहुंच गई है और वहाँ एक आश्रम खोली जिसमें क्या है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाकर सुनाई जाती है। और शाम को क्या किया जाता है? शाम को रोज़ धार्मिक पुस्तकें पढ़कर उन्हें सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। ये सपना देख रही अनिता। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनिता अपने साथ रखने लगी है। अनिता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जलन ने आकर उसे जगा दिया।
बोली आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनिता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इसी के साथ हमारी राही का कहानी समाप्त होती है। तो हम लोग देखिए कि राही जो कहानी है ये दो पात्रों के बीच चलती है। एक राही है जो मंगरोरी जाति की है और चोरी करती है अनाज। कितनी अनाज चोरी करती है? 5-6 सेर के अनाज की चोरी करती है, जिसके बदले तो उन्हें साल भर की सजा होती है और अनीता सत्याग्रह करके जेल जाती है। इस तरह हमारी कहानी समाप्त होती है। आपको भी इसी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ना है और छोटी चीज़ों को अंडरलाइन करके उसे समझना है, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है कहानी उपन्यास, कहीं से भी बीच से कोई लाइन, कोई शब्द, कोई ऐसी चीज़ों को उठा रहे हैं जो हमारी नज़र से नहीं मिल पा रही है। तो आपको ऐसा ही पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दूसरा कहानी को लेकर। और अभी तक आप हमारे चैनल URP क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।